मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत द्रविड़ आंदोलन। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही सर उठाना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत द्रविड़ आंदोलन से होती है। दक्षिण भारत में रामास्वामी नायकर ने जोर शोर से द्रविड़ आंदोलन चलाया। उसके अनुयायी उन्हें पेरियार कहते थे। पेरियार का अर्थ है महापुरुष या वयोवृद्ध व्यक्ति। पेरियार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की और 1920 में इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। पेरियार महात्मा गांधी के छुआछूत के विरोध से तो सहमत थे, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा वर्ण व्यवस्था का विरोध न करना उन्हें रास नहीं आया। उनका ये मानना था कि निम्न जातियों की दुर्दशा के लिए वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था है ये जिम्मेवार है। इस प्रकार से पेरियार जो थे वो एक समाज सुधारक व वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। इन्होंने 1938 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की और 1944 में इन्होंने द्रविड़ कसगम नाम से एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। द्रविड़ कसगम ने अपना जो लक्ष्य रखा वो स्वतंत्र द्रविड़स्तान की स्थापना करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना और उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए दक्षिण भारत के क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा स्थापित करना इसका लक्ष्य था। ये जो आंदोलन था ये दक्षिण भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला सर्वप्रथम और सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। हालांकि इस आंदोलन ने अपनी बात को मनवाने के लिए कभी सशस्त्र आंदोलन का या सशस्त्र क्रांति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी बात को मनवाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक बहसों और राजनीतिक मंच का इस्तेमाल किया। ये जो आंदोलन था, द्रविड़ जो आंदोलन था, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था और द्रविड़ संस्कृति के ऊपर या जो दक्षिण का जो गौरव था, दक्षिण की जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित करने के लिए किया गया था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन ने अपनी जो बात थी वो संपूर्ण दक्षिण भारत के संदर्भ में रखी, लेकिन दक्षिण के अन्य राज्यों में इसे अधिक लोकप्रियता और सफलता प्राप्त न हुई और धीरे धीरे ये जो आंदोलन था ये तमिलनाडु तक सीमित हो गया। 1949 में पेरियार के जो सहयोगी थे CN अन्नादुरई, उससे पेरियार के मतभेद हो गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि पेरियार ने 72 वर्ष की आयु में एक 18 वर्ष की कन्या से शादी कर ली और इससे उसके जो बहुत से सहयोगी थे और अनुयायी थे वो उसके विरोध हो गए और पेरियार की निंदा करने लगे। और इस प्रकार से द्रविड़ कसगम जो राजनीतिक संगठन पेरियार ने बनाया था वो दो भागों में विभाजित हो गया। दूसरा जो दल था वो द्रविड़ मुनेत्र कसगम के नाम से 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम के नाम से CN अन्नादुरई ने उसकी स्थापना की और द्रविड़ आंदोलन की जो राजनीतिक शक्ति थी वो सारी धीरे धीरे द्रविड़ मुनेत्र कसगम में केंद्रित हो गई। यानी कि आंदोलन की जितनी भी राजनीतिक शक्ति उसने प्राप्त की थी वो सब किसमें केंद्रित होगी? द्रविड़ मुनेत्र कसगम में केंद्रित होगी। और द्रविड़ मुनेत्र जो कसगम CN अन्नादुरई ने जिसकी स्थापना की उसने अपना लक्ष्य स्वतंत्र द्रविड़ राज्य, हिंदी भाषा का विरोध और इसने अपना लक्ष्य रखा। जब उसको स्वतंत्र द्रविड़ राज्य के तौर पे अधिक सफलता प्राप्त होती नजर नहीं आई, ज्यादा समर्थन उसको प्राप्त नहीं हुआ इस मुद्दे के ऊपर, तो उसने राज्यों के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर ही रहते हुए राज्यों के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग को अपना लक्ष्य बना लिया। 1953-54 में इसने 3 सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा और 3 सूत्री जो मांगे थी उसकी कौन कौन सी थी? पहली उसकी मांग ये थी कि जो कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और उसका जो मूल नाम है वो बहाल किया जाए। ये जो मांग थी ये उत्तर भारत के जो राजनीतिक, आर्थिक जो प्रतीक थे उनके प्रति एक विरोध को दर्शा रही थी।
दूसरी जो मांग इन्होंने रखी वो ये थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो वहां के बच्चे हैं वो तमिल संस्कृति के प्रति, तमिल इतिहास के प्रति गौरव को जान सके और उसके प्रति उनकी निष्ठा बढ़ सके। तीसरी जो उनकी मांग थी वो ये थी कि स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है। और इन 3 सूत्री मांगों के साथ द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने राजनीति में कदम रखा। 1962 के चुनाव में इस पार्टी को तमिलनाडु के अंदर 50 विधानसभा सीटें प्राप्त हुई। 1962 में इसने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया और अलग द्रविड़ नाड़ राज्य की मांग को आगे बढ़ाया। जब इसने अलग द्रविड़ नाड़ राज्य की मांग को आगे बढ़ाया तो केंद्र सरकार ने 16वां संवैधानिक संशोधन किया और इस 16वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1963 में 16वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा। और उस 16वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा कि कोई व्यक्ति अगर भारत की अखंडता को चुनौती देता है या अलगाववाद को बढ़ावा देता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य विधानसभा और संसद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संविधान के प्रति निष्ठा व देश की एकता और अखंडता की रक्षा की शपथ लेनी होगी, एफिडेविट उनको देना होगा। इसका सकारात्मक परिणाम ये निकला कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने अलगाववाद का यानी कि स्वतंत्र द्रविड़ राज्य की मांग को छोड़ दिया और हिंदी का जो विरोध था वो उसने जारी रखा और राज्यों के लिए भारत में रहते हुए और अधिक स्वायत्तता की मांग उसने मुख्य मुद्दा बना लिया। इस प्रकार से 1965 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया। जब 1965 में ये बात आई कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्थान दे दिया जाएगा, अंग्रेजी जो भी कार्य सभी कार्य हिंदी में होने लगेंगे अंग्रेजी के स्थान पे। जब अंग्रेजी का स्थान हिंदी को लेने का समय आया तो 1965 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया और ये जो आंदोलन था हिंदी विरोधी आंदोलन लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत में के जितने भी राज्य थे सभी में चला। लेकिन द्रविड़ जो मुनेत्र कसगम था इसने हिंसात्मक आंदोलन का रूप धारण कर लिया और हिंदी के जितने भी लिखे हुए पट्टियां थी या रेलवे स्टेशनों पे जितने भी नाम थे उन सब के ऊपर काले पोत दी गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार को अपना निर्णय व अनिश्चित काल के लिए हिंदी को लागू करने का जो निर्णय था वो अनिश्चित काल के लिए वापस लेना पड़ा और जो अब तक ही जारी है। हिंदी विरोधी आंदोलन से इसकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ और इसका रिजल्ट ये निकला कि 1967 के चुनाव में 1967 के विधानसभा चुनाव में इसे तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई और CN अन्नादुरई राज्य के मुख्यमंत्री बने। यानी कि पहली बार 1967 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने तमिलनाडु राज्य में अपनी सरकार बनाई CN अन्नादुरई के नेतृत्व में। 1969 में CN अन्नादुरई की मृत्यु हो गई और CN अन्नादुरई के देहांत के बाद M करुणानिधि राज्य के मुख्यमंत्री बने, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके पश्चात M करुणानिधि और पार्टी के जो कोषाध्यक्ष थे MG रामचंद्रन उसमें मतभेद हो गया और MG रामचंद्रन को पार्टी से निकाल दिया गया। MG रामचंद्रन तमिल फिल्मों के एक लोकप्रिय अभिनेता थे और उन्होंने एक अलग गुट की स्थापना की, एक अलग राजनीतिक संगठन बनाया और वो था 1972 में MG रामचंद्रन ने अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की स्थापना की, AIDMK। और ये तो जो पुराना दल था वो करुणानिधि के नेतृत्व में पुराना नाम लेकर के चला DMK और नया दल बन गया 1972 में AIDMK, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक, AIDMK जिसको कहते हैं। दोनों ही दल तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और AIDMK की लोकप्रियता में भी इजाफा होने लगा और DMK पिछड़ गया और AIDMK ने 1977 में विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की और बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाई और MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु के। इस प्रकार से एक गुट
करुणानिधि के नेतृत्व में चला। दूसरा एमजी रामचंद्रन की 1988 में स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात ये हुआ कि अन्ना दुर्मुख की जो बागडोर है वो जयललिता के हाथों में आ गई। दोनों ही दल, हम पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम को लेकर सकते हैं। करुणानिधि के नेतृत्व में चला। करुणानिधि 7 अगस्त 2018 को इनका देहांत हो गया और ये 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। के करुणानिधि के बाद वर्तमान में इस पार्टी की जो बागडोर है, इनकी जो पुत्र है एम.के. स्टालिन, इनके हाथों में आ गई। अखिल भारतीय अन्ना दुर्मुख ये एक महत्वपूर्ण दल है। रामजी रामचंद्रन के बाद जयललिता के हाथों में इसकी बागडोर आ गई और जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनी। 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जयललिता ने ली और 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद वर्तमान में ये जो पार्टी है ये 2011 से और वर्तमान यानी कि 18/7/2020 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वर्तमान तक ये पार्टी सत्ता के अंदर तमिलनाडु में है। और इसका जो दल का अध्यक्ष इस समय जो है वो है ई मधुसूदनन और राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो है के पलानीस्वामी और मुख्यमंत्री ई पनीरसेल्वम। ये इसके मुख्य नेता है जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय अन्ना दुर्मुख कार्य कर रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो तमिलनाडु की राजनीति के अंदर द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अखिल भारतीय अन्ना दुर्मुख ये दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। दोनों की नीतियों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों की नीतियां और कार्यक्रम लगभग बराबर है और तमिलनाडु की राजनीति में दोनों एक बार जो सत्ता है वो दोनों के बीच में ही घूमती रहती है। दोनों ही दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आकर्षित करने वाले मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और हिंदी का ये विरोध करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द्रविड़ आंदोलन। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।